भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये लोग काबिल सांसद नहीं थे, इसलिए इनकी टिकट काट दी। आप कहाँ हैं? अब तक आपका समझौता तो मैराथन बैठकों के बाद हुआ है, कम से कम आपसे आगे तो दिखाई दे रहे हैं सूची जारी करने के को लेकर। आगे जाकर और लड़खड़ा के गिर जाएं, इससे अच्छा तो धीरे धीरे ही चले ना हमारी तरह। इसलिए हम सही वक्त पे घोषणा करेंगे। हमारी स्क्रीनिंग कमिटीज हो रही हैं अलग अलग राज्यों की, और बहुत जल्दी सीईसी होगी और पहली लिस्ट आएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने टॉप गियर लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? मेरे साथ पवन खेड़ा साहब है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। स्वागत है आपका। पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने 195 की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस कहाँ है? सीसी की बैठक अब तक नहीं हो पाई है। अब 194 हो गए, पवन सिंह रिटायर्ड हर्ट हो गए, तो 195 ये जल्दबाजी का काम होता है। ये 3:30 बजे तक बैठ बैठ के मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, प्रधानमंत्री मंथन कर रहे होते हैं, निकलता है कौन? पवन सिंह। इसलिए जो जल्दबाजी करते हैं उनके साथ यही होता है। हम तसल्ली से अपनी सीईसी करेंगे और ऐसे आपको नाम देंगे जो जिन पर किसी को शर्माना नहीं पड़ेगा, जैसे आज पूरी की पूरी भाजपा को शर्माना पड़ रहा है, संघ को शर्माना पड़ रहा है। हमें ऐसा काम नहीं करना। पवन सिंह का तो ऐलान हो गया था, हमने लगातार उसको कवर भी किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह को वापस लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, बंगाल से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, आसनसोल से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो क्या वाराणसी से लड़ना चाहते हैं? कहाँ से लड़ेंगे फिर? देखिए, ये प्रधानमंत्री 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी एजेंसीज उनके पास, आईबी उनके पास। उन्हें नहीं मालूम था कि पवन सिंह की छवि क्या है, कैसे भोंडे वीडियो उन्होंने निकाले हैं, या तो मालूम नहीं था, और या उस छवि से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को महिला अस्मिता का कोई उनके दिमाग में कुछ चिंता नहीं आती होगी। यही 2 कारण हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे आदमी को टिकट, प्रधानमंत्री के अपने हाथ से ये टिकट दिया गया, ये कैसे हुआ बताइए? दिल्ली की राजनीति को आप बेहतर ढंग से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया, परेश वर्मा का टिकट काट दिया, मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए मीनाक्षी लेखी का पत्ता कट गया। किस तरीके से देखते हैं इस सामंजस्य को आप? बात यह है कि इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये लोग काबिल सांसद नहीं थे, इसलिए इनकी टिकट काट दी। बताकर माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि साहब हमने नाकाबिल सांसदों को आपके ऊपर थोप दिया था, और अगर ये काबिल थे तो प्रधानमंत्री बताएं कि काबिल लोगों की टिकट क्यों काटी है। इनका आंतरिक मामला, लेकिन दिल्ली की जनता को ही जानने का हक है। लेकिन पवन खेड़ा साहब, रमेश बिधूड़ी का आपने संसद के भीतर जो वीडियो आया था वो आपने देखा होगा, आपको लगता है कि वही एक कारण है जो उन्होंने दानिश अली के खिलाफ बोला था? तो फिर बोलें प्रधानमंत्री जी कि भाई इस कारण की वजह से इनको अब सजा दी है, अब हम इन्हें टिकट नहीं देंगे, विधानसभा में भी ना दें, फिर आगे घोषणा करें ना। कारण तो लोगों को जानने का हक है, भाई मेरे सांसद को आपने टिकट क्यों नहीं दी, ये तो सब जानना चाहते हैं। लेकिन आप कहाँ हैं? अब तक आपका समझौता तो मैराथन बैठकों के बाद हुआ है 4-3 पे, अब तक आपकी भी सूची नहीं आई, कम से कम आपसे आगे तो दिखाई दे रहे हैं सूची जारी करने के को लेकर। आगे जाकर और लड़खड़ा के गिर जाएं, इससे अच्छा तो धीरे धीरे ही चले ना हमारी तरह। इसलिए हम सही वक्त पे घोषणा करेंगे। हमारी स्क्रीनिंग कमिटीज हो रही हैं अलग अलग राज्यों की, और बहुत जल्दी सीईसी होगी और पहली लिस्ट आएगी। पवन खेड़ा साहब, एक और सवाल है, आम आदमी पार्टी के साथ जो आपका समझौता हुआ है, आप दिल्ली की राजनीति में बड़ा सक्रिय रहे हैं, शीला दीक्षित जी के आप साथ रहे हैं, जो विकास शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के भीतर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, नई तस्वीर उन्होंने दिल्ली की पेश की है। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की आलोचना करके, उनको गाली देकर राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उन्हीं के साथ आप लोग समझौता करके राजनीति में आ जाते हैं, ये कैसा मैसेज है? ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। दोनों तरफ अरविंद जी को भी समझ में आया कि शीला जी के खिलाफ बोलकर तो दिल्ली में अब राजनीति कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि शीला जी के काम की छाप दिल्ली की हर सड़क हर गली पे है। आज जो चुनौती है देश के सामने, वो चुनौती सबके सामने है कि उसको हटाने के लिए हमें एक होना ज़रूरी है। हमें अगर सरकार में आना है, इनको हटाकर आना है भारतीय जनता पार्टी को, तो कुछ समझौते करने आवश्यक हैं। दोनों तरफ से समझौते हुए हैं, कुछ सीटों पे उन्होंने समझौते किए, कुछ सीटों पर हमने किए। एक और सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 के पार, 370 के पार, कांग्रेस क्या देखती है? कांग्रेस कहाँ, किसके पार जाएगी? नहीं, हम तो रायसीना पार हैं इस बार, तो इनको बोलने दीजिए 400 पार 300 पार, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 400 पार वाला आत्मविश्वास होता तो ये इस तरह से सेंधमारी नहीं कर रहे होते हर पार्टी में जैसे ये कर रहे हैं। कल सुना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और इनकी भारी लड़ाई हो गई टिकटों पर। तो इनके यहाँ जो स्थिति चल रही है एनडीए की, वो भी किसी से छिपी नहीं है। वो आप मीडिया पे नहीं दिखा पाते हैं कुछ घबराहट के मारे, वो अलग बात है, लेकिन स्थिति इनकी बहुत गंभीर है। वो राम को मानते हैं और कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में राम का आशीर्वाद उनके साथ है। कांग्रेस के ऊपर किसका आशीर्वाद है? राम तो आचरण का विषय है,
राजनीति का विषय तो है नहीं। भगवान राम आस्था और आचरण का विषय है, इनके लिए राजनीति का विषय। तो जाहिर सी बात है, हम भगवान राम का आशीर्वाद इस देश के हर नागरिक को मिलेगा। नहीं, उनका मुद्दा राम है, कांग्रेस का क्या मुद्दा है? राम मुद्दा नहीं हो सकता, राम हर मुद्दे के ऊपर है। पवन खेड़ा साहब, राम को किस तरीके से आप देखते हैं? पवन खेड़ा साहब राम को कैसे मानते हैं? मैंने तो कहा आपको, भगवान राम आचरण का विषय है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राजनीति का विषय हो ही नहीं सकते। लगातार जो पहले आपने एक ट्वीट भी किया था कि तपस्या पूरी नहीं हुई आपकी, क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में पवन खेड़ा जो है सामने आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में वो अभी ताल ठोकेंगे और अपनी तपस्या लोकसभा चुनाव के माध्यम से पूरी करेंगे? मैंने तो अपने आप से शिकायत की कि मेरी तपस्या में कमी रही होगी, तो मैं अपनी तपस्या अच्छी कर रहा हूँ और भरपूर कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों में से नहीं हूँ कि तपस्या अपनी कमी रह जाए और भगवान बदल डाले, वो नहीं होता। लेकिन खेड़ा साहब, हम देख रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया है कि बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी उनको टिकट भी दे रही है? पूछिए उनसे जो जा रहे हैं और पूछिए उनसे जो उन्हें ले रहे हैं। जिस तथाकथित आदर्श घोटाले का नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती थी, उनके जो जिन पर यह आरोप लगा था आदर्श घोटाले का, उनको ले लिया। तो या तो आदर्श घोटाले का आरोप गलत लगाया था आपने, तो माफी मांगे हम सबसे, कांग्रेस से माफी मांगे, साहब हमने आप पर गलत आरोप लगाया, या उनको मत लेते जिन पर आपने आरोप लगाया। तो ये दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, और या फिर अब अशोक चौहान हो, ये सबके सामने, या प्रफुल्ल पटेल हो, अब जिनके साथ हाथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक होता तो पार्टी में रहते। आरपीएन सिंह भी चले गए और राज्यसभा सांसद बन गए। उनका ये कहना था कि जो क्रियाकलाप है पार्टी के भीतर, जो सामंजस्य होना चाहिए बड़ों का छोटों का, वो सामंजस्य आप लोग बैठा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सामंजस्य है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बस उन्हीं दो का सामंजस्य है, बाकी सब तो साइड में बैठे रहते हैं। हर्षवर्धन जी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो सामंजस्य जिसको देखना है उनका जाकर देखें, उनको वो सामंजस्य पसंद है, जाए। हमारे यहाँ एक जैसे परिवार चलता है वैसा चलता है हमारे यहाँ, आपस में सब ऊंच नीच भी हो जाती है, मतभेद भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, एक दूसरे से जो कहना है कह भी देते हैं, लेकिन चलते फिर सब एक है। ये परिवार में अनुशासन जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? राज्यसभा आप हार गए। अनुशासन की आवश्यकता है, और जिन्होंने अनुशासन तोड़ा उनको रास्ता भी बाहर का दिखाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। तो मुझे लगता है कि हमें मालूम है कि लक्ष्मण रेखा कहाँ है, और उस लक्ष्मण रेखा को जो पार करता है फिर उसके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाता तो राज्यसभा भी आपकी होती, और जो सरकार पे संकट लगातार ये कहा जा रहा कि अब तक खत्म नहीं हो पाया है, वो संकट नहीं आता? अब हर चीज़ में आप बोलो कि इतिहास में ये ठीक किया होता तो वो गलत हो, ऐसे नहीं होता। हर कदम में कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। आने वाले दिनों में हिमाचल में बिल्कुल आपको सब कुछ दुरुस्त दिखेगा। ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल, डेफिनेटली। एक चलते चलते सवाल मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि नेहरू पे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं। नेहरू पे सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहाँ से तर्क संगत आपको लगता है? ये बौनापन है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कभी नेहरू के कद क्या, नेहरू के पांव तक नहीं आ सकते, उस कद को तो हासिल कर ही नहीं सकते। तो एक कद्दावर आदमी के सामने एक बौना और क्या करेगा। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या मोदी? मोदी तो नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे। इंडिया जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा साहब खास बातचीत हमसे कर रहे थे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। हमारे सहयोगी संजय शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।